अपने विशाल, समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य को दांव पर लगा देता है, अपना सब कुछ खतरे में डाल देता है, सिर्फ एक ऐसे सूखे रेगिस्तानी इलाके को जीतने के लिए जहां मुश्किल से सिर्फ बाजरा उगता है। बिल्कुल। और कोई भी तार्किक इंसान यही पूछेगा कि भाई क्यों, इतनी बड़ी बेवकूफी कोई कैसे कर सकता है। एग्जैक्टली मतलब इतनी बड़ी गलती। लेकिन दिल्ली के तख्त पर बैठे एक बेहद चालाक बादशाह ने ठीक ऐसा ही किया था। और यहीं से इतिहास के वो पन्ने खुलते हैं जो किसी भी फिक्शन से कहीं ज्यादा रोमांचक है। हम अक्सर सोचते हैं कि क्या कहते हैं, इतिहास बस संधियों और नक्शों का एक सीधा साधा हिसाब है। हाँ, स्कूल की किताबों वाला इतिहास। सही कहा। लेकिन इन ऐतिहासिक दस्तावेजों और मारवाड़ साम्राज्य के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालने पर जो तस्वीर उभरती है वो बहुत ही अलग है। मुझे तो ये सच में एक असली गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा लगता है, जहां सत्ता की भूख इतनी हावी है कि खून के रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। एक छोटी सी जिद या कहिए महज एक हाथी को लेकर हुआ झगड़ा पूरे भारत की राजनीति की दिशा बदल देता है। हाथी वाला किस्सा तो बहुत ही दिलचस्प है, हम उस पर भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मकसद इसी 16वीं सदी के मारवाड़ साम्राज्य की उस जटिल राजनीति को समझना है। हम उन रणनीतियों को डिकोड करेंगे जिन्होंने मुगलों और पठानों तक को नाको चने चबवा दिए। कोई साधारण इतिहास का पाठ नहीं है ये। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर के माइंडसेट को देखना होगा। ये वो समय था जब किसी राजा का व्यक्तिगत अहंकार, उसका स्वाभिमान और साम्राज्य की कूटनीति, ये तीनों चीजें एक ही सिक्के के अलग-अलग पहलू हुआ करते थे। राइट। तो चलिए इस उलझी हुई डोर का पहला सिरा पकड़ते हैं। 1515 का साल, राव गांगा मारवाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने 1529 में सेवकी के युद्ध में नागौर के दौलत खां को हराया था। हाँ, और उन्होंने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए, जैसे गंगिलाव तालाब और गंग श्याम मंदिर। जी। तो एक नज़र में लगता है कि सब ठीक चल रहा था, राजा युद्ध जीत रहा है, मंदिर बनवा रहा है। लेकिन फिर एक अजीब सी स्थिति बनती है। उनके ही राज में मारवाड़ सिकुड़ता जा रहा था। मतलब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राव गांगा के समय में जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर पड़ने लगी थी। मारवाड़ के जो सामंत थे, मतलब जो छोटे छोटे इलाकों के जमींदार या सरदार थे, वो खुद को स्वतंत्र मानने लगे थे। अच्छा, वो अपनी मनमानी करने लगे थे। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक समय का विशाल मारवाड़ सिमटकर सिर्फ जोधपुर और सोजत के आसपास रह गया। और यहीं से मालदेव की महत्वाकांक्षा जन्म लेती है। मालदेव जो कि राव गांगा का अपना बेटा था। ये स्थिति मुझे आधुनिक कॉर्पोरेट दुनिया के हॉस्टाइल टेकओवर की याद दिलाती है। हॉस्टाइल टेकओवर, वो कैसे? मतलब जैसे जब किसी कंपनी का सीईओ कमजोर हो जाता है तो कोई आक्रामक बोर्ड मेंबर उसे कुर्सी से हटा देता है। लेकिन यहाँ कोई बोर्ड रूम नहीं था, यहाँ तो तलवारें चली। दस्तावेज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि राव गांगा की मौत कोई हादसा नहीं थी, है ना? हाँ, ये बहुत ही डार्क हिस्सा है इतिहास का। कई स्रोतों के मुताबिक मालदेव ने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। बाप रे। जी। इतिहास में मालदेव पर पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाले का यह दाग हमेशा के लिए लग गया। कहा जाता है कि मालदेव ने अपने पिता को महल की बालकनी से धक्का दे दिया था। ये तो एक बेहद क्रूर शुरुआत थी। लेकिन अगर हम मालदेव के शासनकाल का गहराई से विश्लेषण करें तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। जिस बेटे ने पिता को मारा, उसी ने मारवाड़ को उसके इतिहास के सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचाया। ये मैंने भी पढ़ा है। मतलब मालदेव ने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े और जीते। बिल्कुल, 52 युद्ध। 52 युद्ध, ये आंकड़ा ही अपने आप में दिमाग चकरा देने वाला है। फारसी इतिहासकारों ने उन्हें हशमत वाला शासक और भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है। वाह। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हाँ, उनकी रणनीति बहुत ही आक्रामक, विस्तारवाद की थी। भाद्राजून, सिवाना, जालौर, यहाँ तक कि नागौर और जैसलमेर तक जो भी सामने आया, मालदेव ने उसे हरा दिया। गजब है। और उन्होंने सिर्फ जमीनें नहीं जीती, बल्कि अपने साम्राज्य को 58 परगनों तक फैला दिया। 58 परगने, श्रोताओं की समझ के लिए, परगना मतलब उस समय की प्रशासनिक इकाई, जिसे आप आज के समय में एक जिला या तहसील समझ सकते हैं। सही कहा। और इतने बड़े इलाके को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने मेड़ता,
पोखरण और सोजत में भारी भरकम किले भी बनवाए। लेकिन इसी विस्तारवाद के बीच एक ऐसी घटना होती है जो मतलब थोड़ी अटपटी लगती है मुझे। मालदेव ने मेड़ता के राजा वीरमदेव पर हमला कर दिया। हाँ, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। और इसका कारण कोई जमीन का टुकड़ा नहीं था, बल्कि दरिया जोश नाम का एक हाथी था। अब मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। क्या? एक शासक जो 58 परगनों का मालिक है, जो 52 युद्ध जीत चुका है, वो एक जानवर के लिए अपनी सेना क्यों उतारेगा? क्या ये सिर्फ मालदेव का अंधा अहंकार था या राज्य विस्तार का कोई बहाना? देखिए, आज के नजरिए से हमें ये महज एक हाथी लग सकता है, लेकिन 16वीं शताब्दी के राजपूताना में हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं था। तो फिर क्या था? दरियाजोश जैसा हाथी संप्रभुत्व यानी सॉवरेनिटी, शक्ति और शाही सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक था। अगर मालदेव वीरमदेव से वो हाथी मांग रहे थे, तो वो असल में कह रहे थे कि तुम मेरे अधीन हो, अपना सबसे कीमती प्रतीक मुझे सौंप दो। ओहो, मतलब ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। बिल्कुल, वीरमदेव का इनकार करना मालदेव के सीधे अधिकार को चुनौती देना था। यानी हाथी तो सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल वर्चस्व का था। और इसी वर्चस्व के लिए मालदेव ने अपने एक और पड़ोसी बीकानेर के राव जैतसी पर भी हमला कर दिया। हाँ, 1541 में पाहेबा साहेबा का युद्ध हुआ, जिसमें जैतसी मारे गए। मालदेव जीत तो गए, लेकिन क्या ये रणनीतिक रूप से एक बहुत बड़ी भूल नहीं थी? मतलब आपने अपने आसपास के उन राज्यों को कुचल दिया जो शायद उम्बाड़ से आने वाले किसी हमले में बफर का काम कर सकते थे। यही तो सबसे बड़ा कैच है। ये मालदेव की कूटनीति की एक सबसे बड़ी विफलता साबित हुई। जब आप किसी को इस हद तक कुचल देते हैं कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तो वो क्या करता है? वो आपके दुश्मन के पास चला जाता है। एग्जैक्टली। वो आपके सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिला लेता है। वीरमदेव मेड़ता से भागकर और कल्याणमल, जो जैतसी का बेटा था, वो बीकानेर से भागकर सीधे दिल्ली पहुंचे। उन्होंने वहां शेरशाह सूरी की शरण ली। बाप रे, मतलब अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मालदेव की ये लगातार जीती हुई लड़ाइयां ही उनके पतन का ब्लूप्रिंट तैयार कर रही थी। शेरशाह सूरी को मारवाड़ में दखल देने का एक बहुत बड़ा बहाना मिल गया। और ये सब उस समय हो रहा था जब भारत की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही थी। इसी बीच एक और दिलचस्प किरदार की एंट्री होती है, हुमायूं। हाँ, मुगल सम्राट हुमायूं। वो हुमायूं जिसे शेरशाह सूरी ने दिल्ली से खदेड़ दिया था और जो दर-दर भटक रहा था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि हुमायूं जोगी तीर्थ नाम की जगह पर रुका था और उसने अपने दूत मालदेव के पास भेजे थे। ये पूरे भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा अगर है, मतलब वॉर इफ सिनारियो। अगर मालदेव और हुमायूं मिल जाते तो शेरशाह सूरी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। तो फिर मिले क्यों नहीं? क्योंकि हुमायूं के एक सलाहकार मुल्ला सुर्ख ने उसे चेतावनी दी। उसने कहा कि मालदेव पर भरोसा मत करो, वो तुम्हें गिरफ्तार करके शेरशाह को सौंप सकता है। ओहो, अविश्वास। जी, अविश्वास इतना गहरा था कि हुमायूं वहां से अमरकोट चला गया। ये एक ऐसा मौका था जो हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चूक। और उसके बाद दिल्ली का वो खतरा जिसे वीरमदेव और कल्याणमल ने न्योता दिया था, मारवाड़ की सरहदों पर आ खड़ा हुआ। 5 जनवरी 1544 जैतारण के पास गिरी सुमेल का मैदान। ये युद्ध इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक माना जाता है। एक तरफ शेरशाह सूरी की विशाल शाही सेना और दूसरी तरफ मालदेव के राठौड़। लेकिन मैंने पढ़ा है कि इस युद्ध में तलवारों से ज्यादा तेज दिमाग चला। बिल्कुल। शेरशाह सूरी ये अच्छी तरह जानता था कि रेगिस्तान के उस माहौल में राठौड़ सैनिकों से सीधे टकराना आत्महत्या के बराबर है। हाँ, वो अपनी जमीन पर लड़ रहे थे। इसलिए उसने एक बेहद चालाक मनोवैज्ञानिक युद्ध यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सहारा लिया। उसने जाली चिट्ठियां तैयार करवाईं। जाली चिट्ठियां? हाँ, इन चिट्ठियों में ऐसा लिखा था जैसे मालदेव के अपने ही मुख्य सेनापति जैता और कुंपा उसे युद्ध के मैदान में धोखा देकर शेरशाह से मिलने वाले हैं। और शेरशाह के जासूसों ने ये चिट्ठियां मालदेव के खेमे के पास बड़ी चालाकी से गिरवा दी। क्या बात है! मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही मालदेव के दिमाग में जहर घोल दिया गया, अपनी ही सेना पर, अपनी ही सेनापतियों पर शक पैदा कर दिया। और ये चाल पूरी तरह से कामयाब रही। मालदेव को लगा कि उनके खिलाफ भयंकर षड्यंत्र हो रहा है और वो युद्ध का मैदान छोड़कर सिवाना चले गए। राजा ही मैदान छोड़कर चला गया? तब तो सेना का मनोबल टूट जाना चाहिए था। लॉजिकली तो यही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ जैता और कुंपा ने जो किया
वो मारवाड़ के इतिहास को अमर कर देता है। उन दोनों को समझ आ गया था कि उन पर गद्दारी का झूठा दाग लगा है राइट। और उन्होंने फैसला किया कि इस दाग को वो सिर्फ अपने खून से धोएंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिना अपने राजा के एक बहुत छोटी सेना के साथ उन्होंने शेरशाह की इतनी बड़ी सेना पर धावा बोल दिया। जी हाँ, और वो हमला इतना भयानक था कि शेरशाह सूरी के सेना में हाहाकार मच गया। जैता और कुंपा शेरशाह के खेमे के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। क्या शेरशाह हारने वाला था? बिल्कुल। दिल्ली का सुल्तान अपनी जान बचाने के लिए घोड़े से उतरकर नमाज पढ़ने लगा था। उसे लगने लगा था कि आज उसकी हार तय है। बाप रे। वो तो ऐन वक्त पर जलाल खां जलवानी नाम का एक सेनापति रिजर्व सेना लेकर आ गया। तब जाकर बड़ी मुश्किल से शेरशाह सूरी की जान और उसका सम्मान बचा। जैता और कुंपा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और इसी दहशत के मारे युद्ध खत्म होने के बाद शेरशाह सूरी के मुंह से वो ऐतिहासिक वाक्य निकला जो आज भी मशहूर है, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। जी, ये कोई सामान्य मुहावरा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस एक पंक्ति में शेरशाह का खौफ छिपा है। वो समझ गया था कि मारवाड़ की उस बंजर जमीन को, जहां सिर्फ बाजरा उगता है, उसे हासिल करने की जिद में आज उसके हाथ से दिल्ली का तख्त हमेशा के लिए छिनने वाला था। सही कहा आपने। जैता और कुंपा की उस बहादुरी ने साबित कर दिया था कि मारवाड़ के सैनिक मौत से नहीं डरते। और हालांकि शेरशाह ने बाद में जोधपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी मौत के बाद मालदेव ने बहुत जल्द अपना साम्राज्य वापस छीन लिया। मालदेव के इस पूरे दौर को देखें तो बाहर वो एक अजय योद्धा लगते हैं जो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन महल के अंदर का दृश्य एकदम उलट था। हाँ, मालदेव की निजी जिंदगी बहुत ही उलझी हुई थी। इतना बड़ा साम्राज्य चलाने वाले मालदेव अपनी पत्नी को नहीं मना सके। उनकी रानी उमादे भटियाणी का किस्सा बहुत हैरान करने वाला है। उमादे जैसलमेर के शासक की बेटी थी और ये एक तरह का राजनीतिक विवाद था। लेकिन शादी की पहली ही रात एक ऐसा विवाद हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या हुआ था? उमादे ने अपनी दासी भारमली को मालदेव को बुलाने भेजा, लेकिन नशे में धुत मालदेव ने रानी के बजाय उस दासी को ही अपने पास रोक लिया। ओहो, एक रानी के लिए अपने ही महल में शादी की पहली रात, इससे बड़ा अपमान शायद ही कुछ हो सकता है। बिल्कुल। इस घटना ने उमादे के स्वाभिमान को इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि उन्होंने जीवन भर मालदेव का चेहरा नहीं देखने की कसम खा ली। और इतिहास में वो रूठी रानी कहलाएंगी। जी, वो रूठी रानी के नाम से जानी गई। वो अपना महल छोड़कर तारागढ़ यानी अजमेर में रहीं, बाद में केलवा में रहीं। मालदेव ने उन्हें मनाने की बहुत कोशिशें भी की, दूत भी भेजे, लेकिन रानी का स्वाभिमान नहीं डिका। लेकिन इस कहानी का अंत सबसे ज्यादा भावुक है ना? हाँ, बहुत ट्रैजिक है। जो रानी जिंदगी भर अपने पति से रूठी रही, उसी उमादे ने मालदेव की मृत्यु की खबर सुनकर उनकी पगड़ी के साथ सती होना स्वीकार किया। ये उस दौर के रिश्तों की एक ऐसी जटिलता है जिसे आज के चश्मे से समझना लगभग नामुमकिन है। ये उस समाज के गहरे सांस्कृतिक मूल्यों को दिखाता है। और संस्कृति की बात करें तो मालदेव के दरबार में ऐसे विद्वान भी थे जो इस संस्कृति को आकार दे रहे थे। आप दरबारी कवियों की बात कर रही हैं? हाँ, आशानंद जी और ईसरदास जी जैसे नाम जो सिर्फ कवि नहीं थे। हाँ, मैंने दस्तावेजों में देखा है कि आशानंद जी ने उमादे भाटियाणी रा कवित और बाघा भारमली रा दुहा जैसी रचनाएं तो लिखी, लेकिन जब पाहिबा साहिबा का युद्ध हुआ तो वो तलवार लेकर युद्ध के मैदान में भी उतरे थे। यही उस दौर के चारण कवियों की खासियत थी। वो सिर्फ राज दरबार में बैठकर कविताएं नहीं लिखते थे, बल्कि सेना के साथ युद्ध लड़ते थे। कमाल है। और ईसरदास जी तो इतने श्रद्धेय थे कि समाज ने उन्हें लोक देवता का दर्जा दे दिया। उनकी रचनाएं जैसे हरिरस, देवियां, हला झालारी कुंडलियां, ये आज भी उस क्षेत्र में बहुत सम्मान से पढ़ी जाती हैं। अब समय के पहिए को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 1562 में मालदेव का निधन हो जाता है और जैसा कि ऐसे बड़े साम्राज्यों में होता है, गद्दी के लिए भाइयों में खूनी संघर्ष शुरू हो गया। बिल्कुल। मालदेव के 4 प्रमुख बेटे थे, राम, उदय सिंह, चंद्रसेन और रायमल। और गद्दी मिली चंद्रसेन को, जो उम्र में छोटे थे। और यहीं से मारवाड़ में एक बार फिर गृह युद्ध छिड़ गया। चंद्रसेन ने 1562 में ही नाडोल के युद्ध में अपने बड़े भाई राम को हरा दिया और उसी साल लोहावट के युद्ध में उदय सिंह को भी शिकस्त दी।
तो चंद्रसेन जीत गए। चंद्रसेन अपने भाइयों पर तो भारी पड़ गए, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक शक्ति को नजरअंदाज कर दिया था। मुगलों को? हाँ, हारे हुए भाई राम और उदय सिंह मदद मांगने सीधे अकबर के दरबार में पहुंच गए। इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा था। हाँ। जैसे मालदेव के दुश्मन शेरशाह के पास गए थे, हाँ। चंद्रसेन के दुश्मन अकबर के पास चले गए। अगर मैं आओ चंद्रसेन को आज के किसी फ्रेमवर्क में फिट करूं, तो वो मुझे किसी आजाद ख्याल इंडी फिल्म मेकर की तरह लगते हैं। हिंदी फिल्म मेकर, ये एनालॉजी कैसे? मतलब एक ऐसा विद्रोही जो बॉलीवुड स्टूडियो यानी मुगल साम्राज्य के पैसे और ताकत के सामने झुकने से मना कर लेता है। उनके बाकी भाई कमर्शियल रास्ते पर चले गए, मुगलों से हाथ मिला लिया, लेकिन चंद्रसेन अपनी जिद पर अड़े रहे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़ा हो। रास्ता दिखाया जिस पर चलकर बाद में महाराणा प्रताप जैसी ब्लॉकबस्टर कहानी बनी। हाँ, ये इंडी फिल्म मेकर वाली एनोलॉजी यहाँ बहुत सटीक बैठती है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत 1570 का वो मशहूर नागौर दरबार है। नागौर दरबार, उसमें क्या हुआ था? अकबर ने राजपुताना के राजाओं को बुलाया। प्रत्यक्ष रूप से यानी ऑफिशियली कहा गया कि ये अकाल राहत कार्य के लिए है, जहां शुक्र तालाब बनवाया जा रहा है। लेकिन असलियत में ये मुगलों का एक लॉयल्टी टेस्ट था। अकबर देखना चाहता था कि कौन कौन उसके सामने सिर झुकाता है। और बीकानेर जैसलमेर के राजाओं से लेकर खुद चंद्रसेन का अपना भाई उदय सिंह वहां हाजिर था अधीनता स्वीकार करने के लिए। बिल्कुल, चंद्रसेन भी उस दरबार में गए थे, लेकिन जब उन्होंने मुगलों का वो दबदबा देखा और देखा कि उनके अपने ही भाई उस सत्ता के सामने नतमस्तक हैं, तो उनका स्वाभिमान जाग उठा। तो उन्होंने क्या किया? वो बिना अकबर की अधीनता स्वीकार किए दरबार से बीच में ही उठकर वापस लौट आए। बहुत बड़ी बात है ये। और इस एक फैसले ने उनके जीवन को हमेशा के लिए संघर्ष के रास्ते पर धकेल दिया। इसके बाद तो चंद्रसेन को महलों की सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ी होंगी। हाँ, वो भाद्राजोण गए, फिर सिवाना, और अंततः उन्हें अरावली की पहाड़ियों में छुपना पड़ा। उन्होंने मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध, जिसे हम आज गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, वो शुरू कर दिया। जंगलों और पहाड़ियों में छिपकर अचानक हमला करना। राइट, हाँ, मुगलों की रसद और सप्लाई लाइन काटना और फिर जंगलों में गायब हो जाना। ये कोई आसान जीवन नहीं था। मुगलों के लगातार हमलों के कारण चंद्रसेन के पास संसाधनों और पैसों की भारी कमी हो गई। राजा को बेच दिया। फदिया यानी उस दौर की मारवाड़ की स्थानीय करेंसी। जरा सोचिए, कोई राजा अपनी जमीन का किला इसलिए बेच रहा है ताकि वो अपनी आजादी को बचा सके, अपने स्वाभिमान को जिंदा रख सके। ये उनके अटूट संकल्प को दर्शाता है। वो दर-दर भटके लेकिन झुके नहीं। इसी जिद और संघर्ष के कारण आज इतिहास उन्हें मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का पथ प्रदर्शक कहता है। यानी वो रास्ता दिखाने वाला जिस पर चलकर बाद में महाराणा प्रताप ने मुगलों से संघर्ष किया। बिल्कुल। हालांकि उन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, क्योंकि उनके इस लंबे संघर्ष को वो ऐतिहासिक प्रसिद्धि नहीं मिली जो शायद महाराणा प्रताप को मिली। और इस शूरवीर का अंत भी किसी बड़े युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक धोखे से हुआ है ना। जी, 1581 में सारण की पहाड़ियों में सिंधियाई के उनके ही एक सामंत बैरीसाल ने उन्हें जहर दे दिया। बहुत दुखद अंत। और चंद्रसेन की मृत्यु के बाद तो मारवाड़ की पूरी कहानी ही 180 डिग्री घूम जाती है। हाँ, चंद्रसेन के जाते ही मारवाड़ मुगलों के सीधे नियंत्रण में आ गया। 1581 से 1583 तक अकबर ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। खालसा का मतलब श्रोताओं के लिए बता दूं, वो राज्य या जमीन जहां कोई स्थानीय राजा नहीं होता, बल्कि सीधा प्रशासन केंद्र यानी उस समय मुगलों के हाथ में होता है। सही कहा। लेकिन फिर 1583 में अकबर एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल चलता है। वो चंद्रसेन के उसी बड़े भाई उदय सिंह को मारवाड़ का राजा बना देता है, जिसने नागौर दरबार में मुगलों के सामने सिर झुकाया था। उदय सिंह, जिन्हें इतिहास मोटा राजा के नाम से जानता है। जी हाँ, मोटा राजा उदय सिंह। उनका शासनकाल चंद्रसेन की विचारधारा के एकदम विपरीत था। कैसे? उदय सिंह मारवाड़ के पहले शासक बने जिन्होंने मुगलों की अधीनता पूरी तरह से और आधिकारिक रूप से स्वीकार की। उन्होंने सिर्फ संधि नहीं की, बल्कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। उन्होंने अपनी बेटी मानीबाई, जिन्हें जोधाबाई भी कहा जाता है, उनका विवाह अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर से कर दिया। मुगलों में मानीबाई को जगत गुसाई की उपाधि दी थी ना? बिल्कुल।
और दिलचस्प बात यह है कि आगे चलकर इन्हीं जगत गुसाई और सलीम का बेटा दिल्ली के तख्त पर बैठा, जिसे दुनिया शाहजहां या खुर्रम के नाम से जानती है। मतलब इस तरह मारवाड़ जो कभी मालदेव के समय में दिल्ली को चुनौती दे रहा था और चंद्रसेन के समय में लगातार बगावत कर रहा था, वो उदय सिंह के आते आते मुगल साम्राज्य के सबसे वफादार सहयोगियों में से एक बन गया। एकदम सही। ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है, सत्ता के संघर्ष से लेकर समर्पण और गठबंधन तक का। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो मारवाड़ का यह दौर हमें इंसानी फितरत और राजनीति के हर रंग से रूबरू कराता है। मालदेव का वो आक्रामक विस्तारवाद जो एक हाथी के लिए युद्ध कर लेता है, और दूसरी तरफ उदय सिंह की वो कूटनीतिक समझ जो अपना साम्राज्य बचाने के लिए मुगलों से रिश्ते जोड़ लेती है। ये इतिहास की जटिलताएं ही तो इसे इतना रोचक बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच जाते जाते जो एक विचार मेरे दिमाग में अटक जाता है वो है राव चंद्रसेन का संघर्ष। वो सच में एक अलग ही स्तर का त्याग था। हाँ, और मैं चाहूंगा कि हमारे श्रोता इस पर सोचें। जरा सोचिए, क्या चंद्रसेन का सालों तक पहाड़ियों में भटकना, अपना खुद का किला बेच देना और दर दर की ठोकरें खाना, क्या वो सब एक रणनीतिक विफलता, एक स्ट्रैटेजिक फेलियर थी? क्योंकि अंत में तो मारवाड़ को मुगलों के आगे झुकना ही पड़ा, जो काम मोटा राजा उदय सिंह ने वैसे भी कर दिया। हाँ, ये सोचने वाली बात है। या फिर क्या चंद्रसेन की उसी जिद ने, उनके उसी कभी न झुकने वाले त्याग ने मारवाड़ के राठौड़ों को एक ऐसा स्वाभिमानी चरित्र दिया जिसने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया? शायद राजनीति की बिसात पर आप अंत में हारी क्यों न जाएं, लेकिन अपने उसूलों के लिए आप जिस तरह लड़ते हैं वो लड़ाई किसी भी गद्दी, किसी भी किले और किसी भी सत्ता से बहुत बड़ी होती है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यही पूरी होती है। हम फिर मिलेंगे इतिहास के कुछ और पन्नों को एक नए नजरिए से खंगालने के लिए।